हेलो हेलो एवरीवन। बच्चों आवाज आ रही है क्या आप सभी को? हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है क्या आप सबको? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही बच्चों? हेलो हेलो गुड हेलो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आई थिंक आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको? आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है, यस थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों, फटाफट से सेटल हो जाइए, डिस्कशन शुरू करते। राम राम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, जय हो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तुम लोग के क्या हाल चाल है बच्चों सबके? एकदम मस्त एकदम मस्त। चलिए, राधे राधे सर। राधे राधे। शुरू करते बच्चों आज की कहानी। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। चलिए, तो सलाम भाई साहब। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि कांटेक्ट फोर्सेस कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो दो ब्लॉक सिस्टम के लिए पढ़ा था। तो आज की क्लास टू ब्लॉक सिस्टम से ही शुरुआत करेंगे। कुछ सवाल आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं बच्चों। ये पहला सवाल, सारे लोग पढ़िए स्टेटमेंट्स और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दोनों गुड स्टेटमेंट्स। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, ये सवाल सॉल्व करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो असर्शन रीजन आप दोनों पढ़ लीजिए, और आपको क्या ऑप्शन लग रहा है फील फ्री टू आंसर, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। डी ऑप्शन, ओके। डी ऑप्शन, ओके, ठीक। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ है पक्का? यस सर। अच्छा, चलिए तो फिर कोई कोई बच्चा आप में से एक्सप्लेन करना चाहे कि असर्शन क्यों गलत है। असर्शन में बोला गया व्हेन द लिफ्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द मैन इन द लिफ्ट विल फील वेटलेसनेस। उसका जो मास है उसका हाँ, एक्सेलरेशन नहीं है। वेरी गुड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बच्चों एक्सेलरेशन चूंकि जीरो है, तो उसका जो एक्चुअल वेट है वही वेइंग मशीन रीड करेगी, वेटलेसनेस नहीं होगा। बच्चों, वेटलेसनेस एक ऐसा टर्म है जहां पे वो जीरो वेट फील करता है। बच्चों, कोई कंडीशन जहां पे वो जीरो वेट फील करे, कब ऐसी सिचुएशन आती है कि जीरो? डाउनवर्ड में अगर वो जी एक्सेलरेशन वेरी गुड। डाउनवर्ड जब वो फ्री फॉल हो, है ना? जैसे बच्चों आप कई बार वो अपन हम लोग मेला जाते हैं, उसमें झूले होते हैं ना बहुत सारे। तो जब वो झूला नीचे आ रहा होता है तो हम बहुत अजीब सा लगता है ना, एकदम ऐसे, मतलब उस फीलिंग को मैं बता नहीं सकता कैसी फीलिंग होती है। आप बैठे हो कभी तो आपको अंदाजा होगा। तो वो वेटलेसनेस की कंडीशन है कि आपको वो ऊपर ले जाके झूले पे वो एक तरह से रिलीज कर देते हैं, तो वो झूला नीचे गिर रहा होता है। आप भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से गिर रहे होते हो, झूला भी नीचे जी से गिर रहा होता है। तो आप वेटलेसनेस फील, उसमें पेट में कुछ फील करते हैं ना हम लोग, अजीब सा ही लगता है, वो वेटलेसनेस है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो वेटलेसनेस तब मिलेगी जब जी से लिफ्ट नीचे गिर रही होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे बच्चों, तो वेइंग मशीन वही रीड करेगी जो एक्चुअल वेट होगा पर्सन का। रीजन पढ़ते हैं। इन डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द लिफ्ट, जब बच्चा लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है, ठीक है, एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। बच्चों, एपरेंट वेट बढ़ जाता है या घट जाता है? घट जाता है। तो बच्चों, इंक्रीजेस की जगह क्या होना चाहिए? डिक्रीजेस। तो बच्चों, ये असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों सबको? यस सर। ठीक। एक और सवाल करते हैं जो पिछले ही, मतलब कल के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैं सवाल को सबसे ऊपर थोड़ा रख देता हूं, ठीक है? जो बच्चों अगला सवाल करने वाले हैं उसमें दो ब्लॉक सिस्टम है, जैसे आप लोगों के डायग्राम में दिख रहे होंगे। ठीक है, एक सेकंड दे दो बस, मैं थोड़ा सा इसको सेटल कर देता हूँ। हाँ, चलिए बच्चों, ये सवाल है, आप सारे सॉल्व करिए, जिसका भी आंसर आ जाए बता सकते हैं।
ये ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इसमें दो चीजों का आंसर करिएगा। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ए, और एक और बताना है आपको, नॉर्मल, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। इन दो चीजों के आंसर करने बच्चों, नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स एंड ए पे नेट फोर्स। हम्म, गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलो फिर बता दो जल्दी से कि सबसे पहले तो ये बता दो बच्चों कि ए पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10, 20, 20 न्यूटन, ओके। और नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स 10 न्यूटन, ठीक है। ठीक बच्चों, मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको ऐसी कोई चीज जो मैंने पिछले क्लास में नहीं बताई हो और बताऊं तो आप बताइएगा। सबसे पहला स्टेप बच्चों हम लोग क्या करते थे? सबसे फर्स्ट स्टेप, कभी भी दो ब्लॉक, 3 ब्लॉक कांटेक्ट में आते तो पहला स्टेप बच्चों क्या बताया था मैंने आपको? नेट एक्सेलरेशन निकालते थे, एब्सोल्युटली। तो क्या बच्चों, नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास लिखते थे, है ना? नेट फोर्स बच्चा 30 न्यूटन है और नेट मास 15 हो जाएगा, तो क्या नेट एक्सेलरेशन बच्चों 2 मीटर पर सेकंड? बोलिए बेटा। अच्छा, हर जगह स्लो आ रही है क्या बच्चों आज आवाज मेरी? उरई पाठशाला हाँ, उरई पाठशाला आप अपने एंड पे एक बार चेक करवा लीजिए। खैर, तो बच्चों ए नेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। उसके बाद बच्चों मैंने दूसरा केस आपको बताया था, दूसरा स्टेप, कि जिस जहां पे नॉर्मल पूछे उसके राइट साइड वाले जितने ब्लॉक, ठीक है, जैसे बच्चों राइट साइड फोर्स लग रहा है तो जहां पे नॉर्मल पूछे उसके राइट साइड वाले ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अगर लेफ्ट से फोर्स लगाते तो मैं लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करता। तो जैसे यहां पे राइट साइड से फोर्स लग रहा है, तो इस साइड जिस सरफेस पे कांटेक्ट पूछे उसके उस साइड वाले ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 5 किलो की एफबीडी ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, 5 किलो की एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा। इस पे केवल एक ही फोर्स लग रहा होगा बच्चों, जो नॉर्मल होगा बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, 5 केजी पे 30 न्यूटन नहीं लग रहा है, 30 न्यूटन केवल 10 किलो पे लग रहा है। तो नॉर्मल, और इस पे एक्सेलरेशन बच्चों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं नॉर्मल की वैल्यू पूछूंगा। तो नॉर्मल फोर्स है ना बच्चों, फोर्स बराबर क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास 5 है, एक्सेलरेशन 2 है, 10 न्यूटन का नॉर्मल लगेगा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, हालांकि सवाल में नॉर्मल नहीं पूछा था, सवाल में पूछा था नेट फोर्स। तो बच्चों अगर मुझे केवल नेट फोर्स निकालना होता तो मैं ए की, क्योंकि ए पे नेट फोर्स पूछा है। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा। ए ब्लॉक की जो ए ब्लॉक का जो ए ब्लॉक का जो मास है वो 10 किलो है। ठीक है, ए ब्लॉक का जो मास है वो 10 किलो है ना? और उस पे फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो 30 न्यूटन इधर लगेगा बच्चों, और इन दोनों के बीच जो नॉर्मल है बेटा 10 किलो पे जो नॉर्मल लगेगा वो किधर लगेगा, बोलेंगे क्या बच्चों? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। बच्चों सही दिखा रहा हूं क्या नॉर्मल की डायरेक्शन? ठीक है, नॉर्मल ये लगेगा। तो जो नेट फोर्स होगा 10 किलो पे वो 30 माइनस नॉर्मल होगा, बोलिए मानते हैं? ठीक है, लेकिन बच्चों मैं 30 माइनस नॉर्मल नहीं करता, मैं क्या करता कि मैं देखता कि यार 10 किलो का एक्सेलरेशन राइट की तरफ कितना है। 10 किलो का एक्सेलरेशन राइट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 किलो का एक्सेलरेशन है राइट की तरफ। अब मुझे पूछा गया नेट फोर्स बता दो 10 केजी पे। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू नेट एक्सेलरेशन। बेटा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 किलो है, नेट एक्सेलरेशन 2 है, तो आंसर आ जाता 20 न्यूटन। इतना नेट फोर्स लग रहा है 10 किलो पे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो कि 30 न्यूटन राइट की तरफ, 10 नॉर्मल बैकवर्ड्स। तो अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो, ठीक है, दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो देखो 30 न्यूटन राइट की तरफ, नॉर्मल बैकवर्ड्स। ठीक है, तो 30 राइट, नॉर्मल बैकवर्ड, ये नेट फोर्स होगा। ठीक है, और दोनों की वैल्यूज रख दो बेटा। तो 30 है, नॉर्मल की वैल्यू हम लोगों ने 10 निकाली है, तो आ जाएगा 20, ये आ जाएगा नेट फोर्स। तो आप, जैसे अगर मुझे केवल इस सवाल को सॉल्व करना होता, मुझे इन दोनों के बीच में नॉर्मल नहीं पूछता, तो मैं क्या करता, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल देता। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे लगने वाला नेट फोर्स पूछा है तो इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, सिंपल। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों
इस वाले सवाल का जो आंसर आएगा वो 20 न्यूटन होगा। दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल 10 न्यूटन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि बच्चों ये सवाल? यस सर। ठीक। अब इसी में बच्चों 2 ब्लॉक हो गए, कभी कभार 3 ब्लॉक भी रख के आपसे सवाल पूछ लेता है। तो जो लोग नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं 3 ब्लॉक वाला एक कराता हूं आपको। ठीक। एक सवाल लेता हूं बच्चों जिसमें 3 ब्लॉक एक साथ रखे हुए हैं। ठीक है, समझाता हूं मैं आपको पहले कैसे सॉल्व करना है, फिर सवाल दूंगा, आप लोगों को खुद अटेम्प्ट करना है। ध्यान से देखिए बच्चों। सवाल कुछ ऐसा है कि 3 ब्लॉक्स बच्चों एज इट इज ऐसे रखे हुए हैं। ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3। ठीक है, ऐसे ब्लॉक रख दिए। मान लीजिए 5 किलो, 3 किलो और 2 किलो। ठीक है, इधर से फोर्स लगा दिया गया है। देखो बच्चों मैं आपको सॉल्व करने का तरीका समझाता हूं। ठीक है, बाकी सॉल्व आपको करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसका कोई फॉर्मूला याद करें, बहुत आसान सवाल होते हैं। 2 स्टेप खाली लिखने होते हैं, नेट एक्सेलरेशन और जहां पे नॉर्मल पूछा जा रहा है वहां की एफबीडी, बस। मान लीजिए बच्चों मैं यहाँ पे फोर्स लिख देता हूं आपका 30 न्यूटन। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको पहले, अच्छा बच्चों ये तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तीनों ब्लॉक का 5 3 सेम रहेगा। तो बच्चों इसको पूरे को एक ब्लॉक मान सकते हैं ना? तो यस सर। नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लिखोगे ए नेट बराबर नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास 5 3 8 2 10। तो नेट एक्सेलरेशन बच्चों 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। सही है ना? अब हमसे सवाल में पूछा गया है, 2 नॉर्मल पूछे गए हैं, नॉर्मल बिटवीन 5 3 एंड नॉर्मल बिटवीन 3 2। ठीक है, 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, एक 5 3 और एक 3 2 है। जब भी बच्चों ऐसे सवाल आए जहां पे आपको दोनों सरफेसेस के नॉर्मल पूछे जाए या एक सरफेस के नॉर्मल पूछा जाए, तो बच्चों जहां पे नॉर्मल पूछा जाए, जैसे मैं तुमसे कह दूं 5 3 के बीच का नॉर्मल बता दो। ठीक है, 5 और 3 के बीच का नॉर्मल बता दो, तो आप क्या किया करो, जहां से जिस सरफेस या जिस कॉन्टैक्ट सरफेस पे नॉर्मल पूछा जाए उसके राइट हैंड साइड को एक ब्लॉक मान लो। कहने का क्या मतलब बच्चों, जिस एक्सेलरेशन से 5 जा रहा है उसी से 3 जा रहा है, उसी से 2 जा रहा है। तो अगर बच्चों मैं 3 और 2 को देखूं तो जो एक्सेलरेशन 3 का है वही एक्सेलरेशन 2 का है। तो 3 और 2 को भी तो मैं एक ब्लॉक मान सकता हूं, है ना? 3 और 2 को भी एक ब्लॉक मान लेंगे, मान सकते हैं ना? क्योंकि 5 3 और 2 सबका सेम एक्सेलरेशन है। तो 3 और 2 को भी सेम एक ब्लॉक मान लो ना। तो अगर 3 और 2 को एक ब्लॉक मान लोगे तो 5 kg हो जाएगा। बोलो सही है? अगर मैं तुमसे पूछ लूं बच्चों 3 2 को मिला के जो मैंने 5 किलो का ब्लॉक लिखा है, इसको मूव कौन करा रहा है? कौन सा ऐसा फोर्स है जो 5 किलो, ये जो 3 और 2 है इनको मिला के मूव करा रहा है? बोलिए। नॉर्मल, नॉर्मल बिटवीन 5 एंड 3, एब्सोल्युटली। जो 5 और 3 के बीच में नॉर्मल लग रहा है बच्चों, ये वाला नॉर्मल यही मूव करा रहा है इस 5 किलो के ब्लॉक को। बोलिए सही है? तो अगर नॉर्मल मुझे नॉर्मल बिटवीन 3 एंड 5 निकालना है बच्चों, नॉर्मल बिटवीन 3 5, इट विल बी इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो होगा वही 3 और 2 का होगा, वही इस 5 किलो का होगा। तो नॉर्मल का एक्सेलरेशन बच्चों इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो नॉर्मल बिटवीन 3 5, तो ये वाला ब्लॉक इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बच्चों आंसर आ गया 15 न्यूटन? बोलो समझ में आया है? अगर मुझसे नॉर्मल बिटवीन 2 3 पूछता, मान लीजिए अगर नॉर्मल बिटवीन 2 3 पूछता, तो मैं क्या करता? फिर किसकी एफबीडी ड्रॉ करता? 2 वाले की, एब्सोल्युटली। 2 3 के बीच में पूछेगा बच्चों, इसमें पूछेगा तो इस सरफेस के राइट साइड वाले की,
यहां पूछेगा तो इसके राइट वाले की, ठीक है। तो 2-3 की पूछा है तो 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। तो क्या बच्चों, जो 2 और 3 के बीच में नॉर्मल है वही कारण है इस 2 kg के ब्लॉक का मूवमेंट का। बोलिए बेटा। यस सर। और ये ब्लॉक राइट की तरफ कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 3 मीटर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 6 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में बच्चों 6 न्यूटन लगेगा और इन दोनों के बीच में 15 न्यूटन। बोलिए क्लियर है? यस सर। अगर मैं बच्चों तुमसे पूछ दूं कि बताओ 3 किलो पे नेट फोर्स कितना है, तुम बता सकते हो पूरे कैलकुलेशन से। सवाल आपसे ये है कि नेट फोर्स ऑन 3 kg। पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है, सामने देखिए बोर्ड पे और आंसर करिए। नेट फोर्स ऑन 3 kg कर सकते हो बच्चों, बहुत आसान है। बच्चों चलो मैं हिंट दे देता हूं थोड़ा सा। फोर्स ऑन 3 kg विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों मास है इसका 3 किलो और एक्सेलरेशन कितना है इसका 3, क्योंकि बच्चों सबका 3 है तो इसका भी तो 3 ही होगा। तो नेट फोर्स ऑन 3 kg कितना हो जाएगा बच्चों? 9 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? Yes, अच्छा मैं नेट फोर्स तुमसे पूछ लूं अगर 5 किलो पे, तो क्या बताओगे फिर? 15 न्यूटन। एब्सोल्युटली। फिर से बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे, मास तो 5 ही है और सबका एक्सेलरेशन 3 है, तो क्या बच्चों 15 न्यूटन आंसर आ जाएगा। आया है समझ में थोड़ा बहुत? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आप 2 और 3 के बीच में अगर नॉर्मल देखना है आपको, तो आप बस ये पूछो कि 2 kg के मूवमेंट का जो कारण होगा 2 किलो क्यों चल रहा होगा। क्योंकि 30 न्यूटन कारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 30 न्यूटन तो 5 किलो पे लग रहा है ना। 30 न्यूटन 5 किलो के मूवमेंट का कारण हो सकता है। 2 किलो अगर राइट की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा होगा? क्योंकि 3 किलो ने 2 किलो को धक्का दिया होगा, 2 किलो को आगे पुश किया होगा, 2 किलो पे आगे नॉर्मल लगाया होगा। बोलिए सही है? आवाज आ रही बच्चों मेरी? Yes, sir. तो 2 किलो के मूवमेंट का कारण ही वो नॉर्मल है 2 और 3 के बीच का, है ना। अब चूंकि 2 किलो राइट की तरफ जाएगा, इसका मतलब उस पर नॉर्मल राइट लग रहा होगा, तभी तो राइट जा रहा होगा। बोलिए सही है? Yes, sir. Yes, sir. तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे, तो नॉर्मल बिटवीन 2-3 मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 6 न्यूटन आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इस पे एक सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हम्म, किसका पूछ रहे हैं? हाँ देखिए, मैं यही आपको बता रहा था कि जैसे अगर आप लोगों से इनके बीच में नॉर्मल पूछ ले 3 और 5 में कितना लगेगा, तो जिस सरफेस पे आप नॉर्मल निकालना चाहते हैं उसके राइट साइड, क्योंकि देखिए इनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा वो 3 kg के भी मूवमेंट का कारण है 2 kg, क्योंकि इन दोनों का सेम एक्सेलरेशन है ना राइट की तरफ। 3 का भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 2 का भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा वो 3 के भी मूवमेंट का कारण है, 2 के भी मूवमेंट का कारण है। और चूंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो उनको एक ब्लॉक मान सकते हैं, तो 3 और 2। तो एक्चुअल में ये 5 किलो इसका एफबीडी नहीं है, ये 3 और 2 का मिला के एफबीडी है। समझ में आ रही बात? तो ये जो लास्ट वाले 3 और 2 है उनको एक ब्लॉक मान लिया है और उस पर नॉर्मल लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन 3 है। तो अगर आप केवल 3 kg का ड्रॉ करेंगे तो आपको एक स्टेप और लिखना पड़ जाएगा। अगर आप केवल 3 kg का ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि 3 किलो है
उस पे नॉर्मल लग रहा होगा जो 3 और 5 के बीच में है, और 2 और 3 के बीच में भी नॉर्मल होगा, तो पीछे की तरफ आ जाएगा 2 3, है ना। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा N3 5 माइनस N2 3 बराबर M इंटू ए। ठीक है, तो उसमें एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली इनको एक ब्लॉक मान के बीटी ड्रॉ करते हैं तो फिर आपको एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, फिर से बोलिए। नॉर्मल जो 5 kg पे लग रहा है वो 15 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों हो जाए तो बताना, फिर सवाल कर लेंगे इस पे एक। हो गया सबका? देखिए बच्चों अगला सवाल। तो स्लाइड वर्क कर दीजिए, अभी नहीं हुआ। अब बेटा अब ये सवाल कर लीजिए, फिर दिखाता हूं मैं आपको पिछली स्लाइड, ठीक है। ओके सर। बच्चों 2 मिनट है, आप आराम से सवाल समझिए, देखिए, लिखिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, वेट करेंगे हम लोग अभी 40 सेकंड और, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। चलिए बच्चों करते हैं हम लोग डिस्कशन इसको। देखिए जरा ध्यान से, सवाल में कहा गया कि 3 ब्लॉक हैं, 1, 1.5 और 2 kg के, ठीक है। तो 1 kg, फिर पूछा गया है 1.5 kg, फिर 2 kg, 1 kg, 1.5 kg और 2 kg। तो पहले बच्चों पहले पार्ट में आपसे पूछ लिया गया है हॉरिजॉन्टल फोर्स F, तो F की वैल्यू बता दीजिए, पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या फॉर्मूला लगाया, कोई बताना चाहे अगर, कैसे निकाला आप लोगों ने नेट फोर्स? टोटल M इंटू ए, इंटू ए, एब्सोल्युटली। तो बच्चों देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4.5, 4.5 टोटल मास हो गया, M टोटल, ठीक है, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हमारे पास कितना गिवन है सवाल में, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों 18 आ जाएगा, है ना, 18 न्यूटन, ठीक।
तो पहले पार्ट का बच्चों आंसर आएगा 18 न्यूटन। कितने बच्चों का आ गया था एक बार हाथ उठाइएगा बेटा। पार्ट ए का आंसर 18 न्यूटन। ठीक है, अगर बच्चों यहां पे गड़बड़ हुई है तो आपको थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्यों गड़बड़ हुआ है, और कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। दूसरा पार्ट पूछा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। तो बच्चों मैं सबसे पहले 1 kg, फिर मान लो बात करते हैं हम लोग 1.5 kg, और फिर लास्ट में बात कर लेंगे 2 kg। ठीक है, तो 1 kg, 1.5 kg एंड 2 kg। बच्चों इसका एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, इसका भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और इसका भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हर एक पे इंडिविजुअल फोर्स पूछा है। तो बच्चों पहले सबसे पहले बता दो 1 kg पे नेट फोर्स कितना होगा बच्चों? 4 न्यूटन। ये सबको समझ में आता है क्या बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरे वाले पे नेट फोर्स कितना होगा? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 1.5 इंटू 4 6। बच्चों तीसरे वाले पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 8 न्यूटन। बोलिए, क्लियर है क्या सबको? बच्चों यही नॉर्मल है या ये मतलब ये नॉर्मल है क्या? ये 4 6 और 8 या नॉर्मल अलग है? ये नॉर्मल नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा। ये नेट फोर्सेस हैं, ये नॉर्मल्स नहीं है बच्चों। नॉर्मल लगने के बाद घटा जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी वो ये है, नेट फोर्स है बच्चों ये। ठीक है, आपको अंतर क्लियर होना चाहिए। फिर तीसरा हिस्सा पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मुझे कांटेक्ट फोर्सेस निकालने हैं तो कांटेक्ट फोर्स बच्चों देखो, एक तो ये सरफेस पे लग रही होगी, ठीक है, और एक इस वाले सरफेस पे कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी। ठीक है, तो अगर बच्चों मैं 2 और 3 के बीच में नॉर्मल निकालूं, 2 3 के बीच में नॉर्मल, तो बताइए मुझे किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए? 2 की करना चाहिए, 3 की? 3 का कर देना चाहिए बच्चों। 3 से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। m3 की वैल्यू है 2 kg, और नॉर्मल मान लीजिए बच्चों इधर लग रहा होगा, क्योंकि 2 kg का जो ब्लॉक है वो राइट की तरफ जा रहा है, नॉर्मल ही उसके कारण है मूवमेंट का। तो फोर्स बराबर मास और इनटू एक्सीलरेशन कर देंगे, तो एक्सीलरेशन बच्चों चूंकि सवाल में 4 गिवन है, तो क्या बच्चों यही आंसर आ जाएगा 8 न्यूटन। तो 2 और 3 के बीच का जो नॉर्मल होगा बच्चों वो 8 न्यूटन आ जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं 2 3, नॉर्मल 2 3। ठीक है, नॉर्मल 2 3। उसके बाद आ जाइए नॉर्मल 1 2 पूछा है, तो नॉर्मल 1 2 ड्रॉ करने के लिए बच्चों किस किस ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि एक स्टेप में आ जाए? क्या बच्चों m2 m3 को एक ब्लॉक मान के ड्रॉ कर देंगे? तो 1.5 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3.5। और उसमें नॉर्मल क्या बच्चों इस तरह से लग रहा होगा 1 2? बोलिए सही है? तो नॉर्मल 1 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फोर्स बराबर मास, मास है बच्चों 3.5 और एक्सेलरेशन कितना है 4, तो बच्चों 14 न्यूटन आ जाएगा। बोलिए सही है? तो 2 3 के बीच का नॉर्मल 8 आएगा, 1 2 के बीच का नॉर्मल 14 आएगा। क्लियर है सबको ये? कितने बच्चों का सारे ऑप्शन सही थे, सारे पार्ट सही थे? ABC हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, किसी को कोई भी तकलीफ हो कि सर ऐसा क्यों हो गया या ऐसे भी कर सकते थे क्या, कुछ अपने थॉट शेयर करना चाहें तो बेझिझक करिए। बाकी ये ऐसे, हाँ बोलिए। 1.5 के बीच में मतलब 1 और 1.5 के बीच में हो जाएगा। ठीक, बच्चों हो जाएगा तो बताइएगा, फिर अगला सवाल करेंगे। फर्स्ट वाले का देखिए, फर्स्ट वाले में पूछा है कितना फोर्स लगाएं, ठीक है, और बोला गया है कि हाँ हाँ इन दोनों के बीच के नॉर्मल की बात कर रहे हैं। उन दोनों का मास ऐड होगा, मैं बता देता हूं आपको। देखिए मैं बता रहा हूं आपको किसके बीच का नॉर्मल निकलवाना है, वो M1 M2 या M2 M3? M1 M2, M1 M2। ठीक, तो देखिए M1 M2, तो चूंकि जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वही इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो आप इनको दोनों को एक ब्लॉक मान लीजिए, तो 1.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। ओके सर। और अगर इसको मैं पूरा एक ब्लॉक मान लूं तो इस पूरे ब्लॉक के मूवमेंट का कारण इनके बीच में लगने वाला नॉर्मल है, सही है, तो नॉर्मल बराबर मास इंटू इनका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो 4 ही है, तो 3.5 इंटू 4 14। ये वाला हम समझ नहीं आ रहा है M1 2 वाला।
ओके देखिए, जिन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होता है उनको सेम, मतलब उनको एक बड़े ब्लॉक की तरह मान सकते हैं। तो देखिए इसका जो एक्सेलरेशन है वही इसका है, ठीक है। Yes, sir. तो इन दोनों को मिला के एक बड़ा ब्लॉक मान सकते हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि M1 है एक, और M1 के बगल में एक 3.5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। एक 1 kg और ये 3.5, ऐसा मान लिया, इन दोनों को मिला के एक बड़ा ब्लॉक मान लिया, ठीक है। अब इनके बीच में जो नॉर्मल होगा, क्या वही नॉर्मल कारण है इस 3.5 kg के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाने का? बोलिए। Yes, sir. क्योंकि और तो और तो कोई 3.5 kg पे फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स इन दोनों के बीच में केवल नॉर्मल लग रहा है, 3.5 kg और 1 के बीच में नॉर्मल लग रहा है, वही नॉर्मल इसको आगे की तरफ ले जा रहा है 3.5 kg को, सही है ना? Yes, sir. तो मान लीजिए उस नॉर्मल की वैल्यू n12 है, तो नॉर्मल यानी नॉर्मल तो फोर्स ही है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास 3.5 है, एक्सेलरेशन 4 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। Okay, sir. कर ले बच्चों एक और सवाल इसी में। Sir, Yes, sir. जो हमने 2 kg, sir, पूरा रिजल्टिंग कर देना. नहीं, देखिए ना, पूछा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक। Yes, sir. तो हर एक ब्लॉक पे निकालना है ना, तो हर एक ब्लॉक का मास इंटू हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स, तो हर एक ब्लॉक का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन। Sir, ऐसे भी फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट में. फर्स्ट वाले ब्लॉक का निकला ना, पहला वाला ब्लॉक का मास 1 kg, उसका एक्सेलरेशन 4 है, तो 4 इंटू 1 4। दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4, मास 1.6, तो 1.6 इंटू 4। नॉर्मल. नॉर्मल किसका चाहिए आपको? सर, फर्स्ट वाले डॉग का. ऐसे नॉर्मल देखिए हमेशा कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में लगता है, तो कांटेक्ट हमेशा दो सरफेसेस के बीच में होगा ना, अकेला सरफेस कैसे कांटेक्ट करेगा? तो इनके बीच में नॉर्मल निकलेगा, इनके बीच में नॉर्मल निकलेगा, तो इनके बीच का नॉर्मल 1 2 ये देखो निकला हुआ है, इनके बीच का नॉर्मल 2 3 देखो निकला हुआ है। ओके सर. ठीक, ठीक। कुछ बच्चे ये पिछला सवाल नोट करना चाह रहे थे, कौन सा था, शायद ये था क्या? ठीक है बेटा, देखो अगर इसमें कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर लो, बाकी एक और सवाल लूंगा बच्चों, इस पे 3 ब्लॉक जो कांटेक्ट पे रहते हैं उनका बोलिए। बोलिए। पूछना था कि अगर हमें डीबीटी में डाउट आ रहे हो तो वीडियो से सॉल्व सेंटर में सर होंगे ना आपके, नहीं आए? सर हैं. तो उनसे डिस्कशन कर लीजिए, वहां पे भी नहीं हो रहा है सॉल्व। सर जैसे वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं, आपका थोड़ा शॉर्टकट रहता है. हाँ। तो इसी वजह से जैसे कांसेप्ट ठीक है, अगर उन्हीं ज्यादा बेटर है. ठीक है, ठीक सर यहाँ है। पे डेली 10 मिनट क्वेश्चन आ गया. सर बोलिए। ये जो कांटेक्ट फोर्स हम्म M1 और M2 के बीच में ये 2 क्यों लिया है, मुझे समझ नहीं आया. M1 और M2 के बीच में जो कांटेक्ट लग रहा है उसमें 2 kg का क्यों ड्रॉ किया, ये पूछ रहे हैं? यस सर. ये M1 M2 का नहीं है बेटा, ये M2 M3 के बीच में जो कांटेक्ट है उसकी बात हो रही है। N23 है ना, ये N12 है, 1 2 के बीच में ये है, 2 3 के बीच में ये है। हाँ ओके सर. चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा बोलिए। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है बच्चों की, मतलब आप कोशिश करो जितना ज्यादा आप कर पाओ, बाकी अगर चाहते हो, मैंने आपसे बोला ही था कि, लेकिन बहुत सारे बच्चे आप लोग कह रहे थे कि नहीं सर हम मतलब हमारी डाउट क्लियर हो जाते हैं डीबीपीस के, तो फिर मैंने, नहीं तो मैं तो यही सोच रहा था कि मैं ही कर लेता, लेकिन मोस्टली बच्चे यही कह रहे थे कि सर हो जाता है, कोई डाउट दिक्कत नहीं आती। किसका बात है वो भी तो. आप फ्रेंड से पूछते हैं, उनको भी कोई मतलब, जैसे देखिए तरीका ये है डीपीपीस का कि आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, नहीं डीपीपी में समझ में आता है, फिर उसके जो आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं उनसे कोशिश करिए सॉल्व करने का, उनसे भी नहीं हो रहा है फिर नहीं, मेरे रिकॉर्डेड नहीं है और वो हो नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है ना, फिर डबल मेहनत हो जाएगी। तो
एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये कि आप वीडियो सॉल्यूशन देख लीजिए, तीसरा ये कि सेंटर पे आके डिस्कशन कर लीजिए फ्रेंड्स के साथ। नहीं मान लीजिए कि आज सवाल कोई ऐसा हो जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए जाते वाते कि सर ये थोड़ा सा, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हर डीपीपी का डिस्कशन हो तो उसके लिए भी मैं ओपन हूं कि लास्ट के 15 मिनट हम लोग कर सकते हैं। तुम लोगों ने बोला था कि सर हमारे हो जाते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है फिर कि तुम लोग के हो जाते हैं तो फिर, है ना। जिसके नहीं हो पाते वो पूछ सकते हैं, लास्ट के 10 मिनट्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप पूछ लिया करो, ठीक है। सर्टिफिकेट सब एक जैसे। राइट राइट। चलिए एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। बच्चों देखिए फिर से एक बार, सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कुछ भी नई चीज नहीं है, बार बार आपको ऐसे ही सवाल मिलेंगे, है ना। जैसे ये सवाल है, देखिए जरा ध्यान से, सारे बच्चे कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की। 3 ब्लॉक्स रखे हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, और मासेस हैं 4 केजी, 2 केजी, 1 केजी, ठीक है, और फोर्स लगा दिया गया बच्चों 14 न्यूटन, ठीक है। सवाल में आपसे पूछ लिया गया है फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस बिटवीन 4-2 एंड 2-1। 4-2 और 2-1 के बीच में कितने कॉन्टैक्ट फोर्सेस लग रहे होंगे आपको बताना है। ओके ओके, यस सर। ठीक, थोड़ी देर और बच्चों वेट करते हैं, बाकी लोग भी कर लें फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक। 6 न्यूटन और 14 न्यूटन, 6 और 2, यस सर। ठीक। चलिए बच्चों डिस्कशन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या किया होगा, जल्दी से बताइए। पहला स्टेप सर नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन। नेट एक्सीलरेशन बच्चों नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया होगा, है ना। यस सर। सबसे फिर बच्चों 2-1 के बीच में कांटेक्ट निकालेंगे तो किसकी एफबीटी ड्रॉ करेंगे, 1 की। तो 1 का एक्सीलरेशन आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बच्चों इसका जो मोशन हो रहा होगा नॉर्मल की वजह से हो रहा होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू मास, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या बच्चों 2 न्यूटन आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है आप सभी को। अब उसके बाद 2 और 4 के बीच में निकालना होगा, तो बच्चों किसकी एफबीटी ड्रॉ कर दूं बताइए, 2-4 के बीच। 2 और 1 की कंबाइन ड्रॉ कर दें क्या बेटा। तो जो, अच्छा कंबाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 का है वही 1 का एक्सेलरेशन है, तो 2 और 1 मिलके 3 हो गया, और इस पूरी चीज का एक्सेलरेशन आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये एक्सेलरेशन आ रहा होगा क्योंकि नॉर्मल लग रहा होगा 4 केजी वाला जो है 4-2 के बीच का जो नॉर्मल होगा वही इसको आगे की तरफ पुश कर रहा होगा। तो जो 4-2 यानी 4 और 2 के बीच का जो नॉर्मल होगा वो बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 3 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 2 और इन दोनों के बीच में 6, कितने बच्चों का आ गया था आंसर, हाथ उठा दो एक बार। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों देख लो कहां पे क्या मिस्टेक है। ये नीट शायद 2019 में या 18 में पूछा गया था, तो ये देखिए। अब बच्चों इसी में जैसे 3 ब्लॉक हैं, अगर आपको पूछा जाए तो 4 ब्लॉक भी लगा सकते हो। जैसे एक सवाल देखो उसमें 3 से भी ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे फिर। ये देखो एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम, फोर्स डी मतलब डी और ई के बीच का नॉर्मल, फोर्स सी डी मतलब सी और डी के बीच का नॉर्मल, फोर्स बी सी मतलब बी सी के बीच का नॉर्मल, और फोर्स ए बी मतलब ए बी बीच का नॉर्मल। ओके, ठीक है।
हम्म। कितने बच्चों का हो गया, एक बार हाथ उठाओ बेटा। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया सवाल? हाथ उठा दो एक बार। बहुत कम बच्चों का हुआ है यार। ठीक है, ओके। हो गया सर। ठीक, बच्चों कोशिश करना सबका हो जाए ये सवाल सॉल्व। पी के टर्म्स में आंसर आएंगे, सारे पी के टर्म्स में आएंगे। मतलब 1 2 3 4 5 जो भी निकालोगे सब पी के टर्म्स में आएगा। Yes, sir. लास्ट लास्ट 30 सेकेंड बच्चों, जो लोग कर रहे हैं जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। हो गया सर। ठीक ठीक, चलिए बच्चों, तो सबसे पहला सवाल में पूछ ही लिया गया है कि ए नेट बता दीजिए सबसे पहले, है ना। तो ए नेट के लिए बच्चों आप लोगों ने क्या किया होगा? ए नेट सबसे पहले वाले पार्ट का आंसर, टोटल मार्क्स। हाँ। तो एफ नेट अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा बच्चों? 5m। तो क्या बच्चों यही ए नेट हो जाएगा? बोलिए ठीक है। यस सर। फिर फोर्स बिटवीन डी एंड ई पूछा है, तो बच्चों किसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे? ई का एफबीडी ड्रॉ करेंगे ना। तो ई वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा होगा वो राइट की तरफ लग रहा होगा। हमें नहीं पता कितना लगेगा, नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है। एन ई बोल देते हैं, नॉर्मल एक्टिंग ऑन ई। और बच्चों ये बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो बेटा m है और एक्सेलरेशन कितना है? p/5m। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा p/5। सही है। अब CD के बीच में फोर्स निकालेंगे तो किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे? CD, D और E। 2m लिख देंगे बेटा, और इसको लिख दें नॉर्मल बिटवीन CD। तो ये लिख देता हूं नॉर्मल बिटवीन CD और ये 2m, और इसका एक्सेलरेशन तो बच्चों p/5m ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये हो जाएगा नॉर्मल बिटवीन CD 2p/5। सही है क्या बच्चों? नॉर्मल बिटवीन BC ड्रॉ करेंगे तो किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल बिटवीन 3m का ड्रॉ करेंगे बेटा, 3m। और इसको लिख देंगे नॉर्मल बिटवीन BC, है ना। और एक्सेलरेशन बच्चों इसका p/5m है, तो नॉर्मल NBC की वैल्यू आ जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन 3p/5 आ जाएगा, राइट। और उसके बाद AB का ड्रॉ करना है बच्चों, तो फिर 4m और सबका एक्सेलरेशन p/5m है, और नॉर्मल AB मान लेते हैं, तो नॉर्मल AB की वैल्यू आ जाएगी 4m इंटू p/5m। सही है क्या बच्चों? तो 4p/5 आ जाएगा। क्लियर है ये? चलो, जितने बच्चों का सही था एक बार हाथ उठा दो तो मुझे आइडिया लग जाए कितने बच्चों का सही था। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जिनका गड़बड़ है, कुछ पूछना चाहते हो बच्चों, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल आपको इसी टाइप के आएंगे कांटेक्ट फोर्सेस के, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर से क्वेश्चन नोट करना सर। आगे बच्चों भी नॉर्मल के कुछ सवाल मिलेंगे, तो जहां जहां मिलेंगे वो लोग हम करते रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, टेंशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, टेंशन। हाँ, क्या बेटा? काफी तो हो गया बच्चों, 4 5 कर लिया यार हम लोगों ने, और इसी टाइप के करते रहोगे तो मतलब सेम ही तो फंडा लग रहा है। काफी हो गए बच्चे, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल कर लिए यार। पिछली क्लास के भी जोड़ लोगे तो लगभग 8 9 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और नॉर्मल बीच में आएगा, परेशान मत हो। चलिए,
टेंशन की बात करते हैं बच्चों, टेंशन फोर्स। ठीक है, तो देखिए टेंशन सबसे पहले आएगा कहां कहां पे, है ना। टेंशन स्ट्रिंग्स पे आएगा, स्प्रिंग पे आएगा। स्ट्रिंग मतलब रस्सी, ठीक है, रोप रस्सी, थ्रेड स्प्रिंग, ठीक है। तो उसके बाद चेन, रॉड, इन सब जगह पे टेंशन आएगा। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने, स्ट्रिंग, स्प्रिंग, रोप, थ्रेड, रॉड, इन सब चीजों पे टेंशन आएगा, चेन। ठीक है, अब टेंशन आता क्यों है बच्चों, वो भी चीज जरा समझो आप। तो जैसे बच्चों मैं किसी भी स्ट्रिंग या रोप या चेन की बात करूं, किसी भी चीज की बात करूं, तो जो जो भी चीजें हैं बच्चों, वो सब क्या है, मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर बनी हुई है। ठीक है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है ऐसे, है ना। अब एक काम करो आप बच्चों, जैसे मान लो इस रोप को आप इधर एक एंड पे फिक्स कर दो, ठीक है, और दूसरे एंड पे इस रोप को खींचना शुरू करो, कुछ फोर्स लगा के इस रोप को खींचना शुरू करो। तो होगा क्या, जैसे ही आप खींचोगे, मान लो इस वाले मॉलिक्यूल पे आपने फोर्स लगा के इसको खींचा, तो बच्चों देखो सारे के सारे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना, सारे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ, मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कुछ फोर्स लग रहा है ना, उनके बीच में कुछ बॉन्डिंग है। आप खींचोगे, एक को खींचोगे, तो बच्चों ये स्प्रिंग टाइप की चीज होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप फोर्स लगा के इसको खींचने की कोशिश करोगे, इस स्प्रिंग के अंदर, इस रोप के अंदर खुद ब खुद एक ऐसा फोर्स जनरेट हो जाएगा जो वापस से अपनी लेंथ को अटेन करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको खींचोगे ना, तो जैसे स्प्रिंग होती है बच्चों, आप, है ना, अगर स्प्रिंग आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो उसमें कुछ भी किसी टाइप का कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा। आप स्प्रिंग ऐसे पकड़े रहो हाथ से, कोई फोर्स मत लगाओ, तो कोई उसमें कुछ भी किसी टाइप की टेंशन या कुछ भी जनरेट नहीं होगा, कोई फोर्स। लेकिन अगर आप उसी स्प्रिंग को एक एंड पे बांध दो और दूसरे एंड से खींचना शुरू करो, है ना, तो स्प्रिंग कोशिश करेगी कि वापस से अपने नेचुरल लेंथ को पा ले, है ना। तो आप उसमें फिर टेंशन जनरेट हो जाएगा जब आप फोर्स लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों थ्रेड में, स्ट्रिंग में, चेन में, रोप में सेम सिचुएशन होती है। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे, इस थ्रेड में, इस स्ट्रिंग में, रोप में एक ऐसा फोर्स जनरेट हो जाएगा जो वापस से इसको नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो फोर्स जनरेट होता है, जो चाहता है कि वापस से अपने नेचुरल लेंथ में आ जाए या इसमें कोई डिफॉर्मेशन ना हो, उस फोर्स को बच्चों हम लोग नाम देते हैं टेंशन। ठीक है, अब टेंशन का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे ये रोप है, आपने इसको दो पॉइंट्स में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, रोप के दो पॉइंट होंगे, दो सिरे होंगे, ठीक है, दो एंड्स होंगे। आप दोनों एंड पे कुछ ना कुछ कनेक्ट करोगे, मान लीजिए एंड ए पे कुछ कनेक्ट कर दिया, एंड बी पे कुछ कनेक्ट कर दिया, या हो सकता है एक एंड पे कनेक्ट करो, दूसरे पे खींचो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा, वो इस तरह से जनरेट होगा कि वो हमेशा इसकी लेंथ को वापस लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा टेंशन जनरेट होगा, मतलब कि जिस एंड पे स्ट्रिंग टाइड होगी उसके ऑपोजिट हमेशा टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई हैं। पहली चीज कि टेंशन आएगा कहां कहां पे, ठीक है, दूसरी चीज टेंशन क्यों आ रहा है, और तीसरी चीज टेंशन की डायरेक्शन। बोले तीनों चीज आप लोगों को समझ में आई है। Yes, sir. मैं एक एक करके तीन ये पॉइंट्स लिखवाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे और इसमें डिस्कशन करेंगे। लिखिए बच्चों, पहला पॉइंट, टेंशन विल बी सीन, टेंशन विल बी सीन इन टेंशन विल बी सीन इन रोप, 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 स्ट्रिंग, रोप, स्ट्रिंग, थ्रेड, रोप, स्ट्रिंग, थ्रेड, चेन, स्प्रिंग, रॉड, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिख लीजिए बच्चों,
टेंशन is the result of tension is the result of tension is the result of intermolecular forces. Tension is the result of intermolecular forces. अगला पॉइंट लिखिए बच्चों, direction of tension, directions of tension directions of tension will always be direction of tension will always be opposite to will always be opposite to will always be opposite to end of string will always be opposite to end of string. बच्चों ये बोलिए बेटा। फर्स्ट पॉइंट था आपने रोप एंड हाँ जो रोप में अगर मासिक होगी तो क्या होगा नहीं राइट राइट मासलेस और एंटी हो जाएगा कि जो टेंशन है वो सेम हो जाएगा 90% पोर्शन होता है मासलेस दे रखा हो अगर मासिक आ गया तो नहीं मैंने हाँ आपने बता दी थ्योरी बट वो मैंने बताया ही नहीं। मैंने कहा कि टेंशन आएगा रोप में स्ट्रिंग में, एक सेकेंड, टेंशन आएगा रोप में स्ट्रिंग में रॉड में। मैंने आपको बताया टेंशन कहां कहां आएगा, कब सेम होगा थ्रू आउट, कब अलग होगा, उस पर तो मैंने अभी डिस्कशन किया ही नहीं, वो भी आने वाले समय में बताऊंगा मैं आपको। ये लिख लिया डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल ऑलवेज बी ऑपोजिट टू एंड ऑफ स्ट्रिंग। जैसे ये देखिए दोनों एंड है, उनके ऑपोजिट रहेगा टेंशन का डायरेक्शन। तो जो आपने लास्ट वाला पॉइंट लिखा है उसके नीचे ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए कि ए बी उसके एंड है, उनके दोनों के ऑपोजिट रहेगा टेंशन। तो इसकी डायरेक्शन बता दीजिए अपने कैसे होगी, समझ नहीं आया। ठीक है बताऊंगा, जब सवाल करा रहा हूँ एक तो बता दूंगा, ठीक है। आप ऐसा फिलहाल के लिए आप ऐसे सोचो कि जैसे आप फोर्स लगा के इसकी, जैसे आप फोर्स लगा रहे हो, एक एंड पे बांध दिया आपने थ्रेड को और दूसरे एंड पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो जैसे स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है ना कि आप उसको एक्सटेंड करोगे तो वो वापस से अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करती है ना। तो ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो बॉन्ड है उनके बीच में वो स्प्रिंग के टाइप का है जो बॉन्ड है, ठीक है। तो जैसे आप खींचते हो उसको आगे की तरफ, मान लीजिए इस वाले मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा के आपने आगे तरफ खींचा, ठीक है, तो इनमें एक तरह का फोर्स डेवलप होगा जो चाहेगा कि वो जो तुमने टेंशन लाया है, जो खिंचाव लाया है, उसको ऑपोज करके वो स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ को मेंटेन करे। तो जैसे ही आप खींचोगे स्प्रिंग या स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो जाएगा जो उसको वापस से नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए दोनों साइड से वो कोशिश करता है कि वो नेचुरल लेंथ में आ जाए। क्लियर है क्या? ठीक। अगला बच्चों लिखिए आइडियल स्ट्रिंग। अगला लिख लीजिए बच्चों, एक सब हेडिंग टाइप से डाल लीजिएगा, आइडियल स्ट्रिंग। बच्चों आप जानते हो क्या आइडियल स्ट्रिंग के बारे में? क्या होती है आइडियल स्ट्रिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है आइडियल स्ट्रिंग या आइडियल स्प्रिंग या आइडियल थ्रेड, आइडियल रोप? कोई बच्चा किसी को पता हो एक आध पॉइंट? चलिए ठीक है। देखिए बच्चों
आइडियल, हाँ, बोलिए बोलिए, हाँ, मासलेस कंसिडर करते हैं एब्सोल्युटली। और कोई एक पॉइंट? फ्रिक्शनलेस, ठीक। ठीक तो उसमें टेंशन फ्लो होता है वो से ठीक, मैं बताता हूँ बच्चों, लिखिए, विदाउट एरर आएगा, ठीक है। देख लीजिए, सुन लिए, जो आइडियल स्ट्रिंग होगी ना बच्चों, ध्यान से सुनिए, आइडियल स्ट्रिंग का मास 0 होगा। मास ऑफ आइडियल स्ट्रिंग इज 0, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्ट्रिंग होगी वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब हो गया बच्चों? इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब हो गया, ये तो बता सकते हो बच्चों? इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब अगर आप नॉर्मल पोजीशन रहेगी, जैसे मान लीजिए 2 मीटर की आपने स्ट्रिंग ली है, आपने फोर्स लगाया तो कितना भी फोर्स लगा लो वो 2 मीटर ही रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बट बच्चों ये आइडियल केस है। रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में अगर आप फोर्स लगाओगे ना तो वो डिपेंड करता है थ्रेड पे, लेकिन उसकी लेंथ चेंज होगी 100% रियल लाइफ में। लेकिन आइडियल हम लोग मान के चलते हैं सवालों के केस में कि इनएक्सटेंसिबल होगी स्ट्रिंग, क्योंकि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल ना हुई, मतलब फोर्स लगाने पे उसकी लेंथ चेंज हुई, तो फिर वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगा। फिर जो हम लोग अजम्पशन मान के सॉल्व करते हैं सवाल, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आइडियल स्ट्रिंग होगी उसका मास 0 होगा और वो आइडियल स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगी। क्लियर है क्या सबको? मैं लिखवा देता हूं इसमें 2 पॉइंट, लिख लीजिए। आइडियल स्ट्रिंग हैज, आइडियल स्ट्रिंग हैज 0 mass ideal string has 0 mass and it is inextensible. Ideal string has 0 mass and it is inextensible. लिख लिया बच्चों? अगले पॉइंट, अगला, हाँ, अगली लाइन लिखिए। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए हम आइडियल स्ट्रिंग मान के चलेंगे। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए हम आइडियल स्ट्रिंग मान के चलेंगे। अगला पॉइंट लिखिए बच्चों। आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे, आइडियल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। आइडियल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। आइडियल स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। अब बच्चों देखो, इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। मैं रोटेशन के केस में, जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तो फिर रोप को फ्रिक्शन वाली पुली से पास करते हैं, ठीक है? तो अगर रोप किसी ऐसी सरफेस या ऐसे पॉइंट से पास होती है, ऐसे कॉन्टैक्ट सरफेस से पास होती है जिसमें फ्रिक्शन है, तो फिर आइडियल स्ट्रिंग के भी डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां रोटेशन में, जब फ्रिक्शन वाली पुली आएगी, तब वहां मैं आपको ये पॉइंट फिर से लिखाऊंगा। तो अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो अभी जितने भी सवाल आएंगे, अगर स्ट्रिंग आइडियल है, मतलब मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है,
तो फिर आपको टेंशन थ्रू आउट सेम लेना है। सर अगर मास हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि मास होता है तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। 90% से ज्यादा 95% केसेस में बच्चों आपको मासलेस ही मिलेगा। एक आध सवाल जिसमें वो चाहते हैं कि आपको स्ट्रिंग को मास लेके सॉल्व करो, तो फिर वो आपको बोलेंगे वैसा करने के लिए। इनएक्सटेंसिबल, ये ध्यान रखिएगा, ये 100% सवालों में आपको इनएक्सटेंसिबल ही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर एक्सटेंसिबल है या इनएक्सटेंसिबल है, 100% सवालों में इनएक्सटेंसिबल मिलेगा। कहां पे एक्सटेंसिबल मिलेगा, जब यंग्स मॉडुलस हम लोग पढ़ रहे होंगे, सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे होंगे, वहां एक आध सवालों में हो सकता है कि एक्सटेंसिबल हो जाए क्योंकि वो यंग्स मॉडुलस है। अदरवाइज बच्चों लगभग सारे सवालों में आपको स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल ही मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल नहीं परेशान होना। जब मासलेस होगी स्ट्रिंग तो आपको सवाल में बड़ा बड़ा एकदम क्लियरली लिखिएगा कि कंसीडर स्ट्रिंग हैज अ मास m। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला जाता है तो आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना, आपको आइडियल स्ट्रिंग यानी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेके ही चलना है। क्या बच्चों क्लियर है आपको डिस्कशन? बोलिए एक बार, बोलिए। हाँ इनएक्सटेंसिबल है तो टेंशन, देखिए टेंशन का कारण है ये फोर्स, ठीक है। जैसे ही आपने इस मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल के बीच में टेंडेंसी हो गई सेपरेट होने की। मेरी बात समझ में आ रही है? पर सेपरेट नहीं होंगे ये, इनके बीच की दूरी घटेगी या बढ़ेगी नहीं, ठीक है। यही मैं आपको बता रहा था कि देखिए अगर आप मुझसे रियल लाइफ में पूछेंगे कि सर रियल लाइफ में किसी थ्रेड पे अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या उनके बीच में दूरी बढ़ेगी, तो हाँ, कितना भी मजबूत थ्रेड हो, इवन आप ये मार्कर है ना, ये पेन है, आप इस पे अभी मैं इतना फोर्स लगा रहा हूं, कुछ ना कुछ मिलीमीटर माइक्रोमीटर इसकी लेंथ बढ़ गई होगी, लेकिन वो चेंज बहुत कम होता है। तो हमारे जितने सवालों, देखो प्रैक्टिकली पूछोगे तो हाँ फोर्स लगाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, लेकिन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे कि जो लेंथ में चेंज है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, ठीक है, या बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर तुमसे सवाल में आए कि इनएक्सटेंसिबल, जब हम फोर्स लगाते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो क्या उसके बीच में दूरी, उसकी लेंथ बढ़ेगी या थ्रेड की, तो हम आंसर करेंगे नहीं बढ़ेगी, इनएक्सटेंसिबल माना गया है, ठीक है। अब होता है चेंज, रियल लाइफ में चेंज होता है, अगर आप फोर्स लगाओगे तो थ्रेड की लेंथ चेंज होगी, लेकिन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग मानेंगे कि चेंज नहीं होगी। आपके सवाल का आंसर कि सर जब लेंथ ही नहीं चेंज हो रही तो हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि टेंशन आएगा, देखिए जैसे ही फोर्स लगाओगे तो इस मॉलिक्यूल की जाने के आगे टेंडेंसी होगी, है ना, ये मॉलिक्यूल अगर इस पे पीछे कुछ नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल इस फोर्स लगाने की वजह से चला जाता आगे, ठीक है। लेकिन ये बॉन्डेड है इससे, ये बॉन्डेड है इससे, ये बॉन्डेड है इससे, और ये इस तरह से बॉन्डेड है कि इनकी बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें फोर्स लगाओगे इसके आगे जाने की टेंडेंसी होगी, ये इसको रोक लेगा तो इस पे टेंशन जनरेट होगा, ये वाला इसको रोक लेगा तो टेंशन जनरेट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे चेन के लिंक्स होते हैं ना, कि आप एक लिंक को खींचोगे तो सारे उनमें सब में टेंशन आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, आप फोर्स लगाएंगे तो टेंशन आ जाएगा। हाँ, अगर आप फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, मान लीजिए बच्चों ये थ्रेड है, आप इधर फोर्स ना लगा के ऐसे फोर्स लगा दें, तो बच्चों टेंशन आएगा या नहीं आएगा? ऑपोजिट फोर्स लगा दें, थ्रेड है, थ्रेड में नहीं आएगा, थ्रेड में, चेन में, रोप में, स्ट्रिंग में ऑपोजिट फोर्स लगाने पे टेंशन नहीं आएगा। ये लेंथ बच्चों ये स्लैक कर जाएगी ना, ये ऐसे हो जाएगी, सही है ना। लेकिन किन में आएगा? स्प्रिंग में आएगा, रॉड में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर रॉड है और रॉड को आप पुश करना शुरू कर दो, ये रॉड होती है और मैं इसको इधर से फोर्स लगाना शुरू कर देता तो इसमें कंप्रेशन आ जाता है ना, फोर्स कुछ जनरेट हो जाता रॉड के अंदर, बोलो सही है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो तो उसमें भी कुछ ना कुछ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग, रोप, थ्रेड, चेन, अगर आप इनको लेंथ की ही डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो कोई टेंशन जनरेट नहीं होगा, आपको इनको खींचना पड़ेगा टेंशन जनरेट करने के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों कुछ सवाल करेंगे और फिर मैं आपको, अगर मुझे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और दिमाग में आते हैं तो मैं और आपको लिखवाऊंगा। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, बोलिए। एब्सोल्युटली, अब डिपेंड करता है बेटा कि वो एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं, ठीक है। अगर आप खींच रहे हो और वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो फिर सब, जैसे खींचा तुमने, अब खींच के रुक गए तो एक्सटेंशन हो गया लेकिन टेंशन सेम है। जब आप खींच रहे हो तब टेंशन अलग अलग है। अब मान लो कि वो एक्सेलरेट कर रही है
तो फिर टेंशन अलग अलग आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। आप आपसे एक्सटेंसिबल के कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आप अपना केवल इनएक्सटेंसिबल पे फोकस करिए। इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग होगी तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहेगा। पूछिए। स्प्रिंग में आएगा, रॉड में आएगा। हाँ। अब बच्चों जैसे कनेक्टेड हम लोग दो ऑब्जेक्ट को ना साथ साथ रखते थे और फिर फोर्स लगा के खींचते थे। इन सवाल में मान लीजिए बच्चों कि दो ब्लॉक रखे हुए हैं और ये दोनों ब्लॉक थ्रेड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये कुछ ऐसी थ्रेड है, इस थ्रेड से कनेक्टेड है दो ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास मैं रख देता हूं मान लीजिए 2 किलोग्राम, इस ब्लॉक का मास रख देता हूं मान लीजिए बच्चों 3 किलोग्राम, और कुछ मैं फोर्स लगा देता हूं इस पूरे सिस्टम पे, ठीक है। देखिए आप, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप केवल फोकस करिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लिख रहा हूं और कैसे टेंशन निकाल रहा हूं, फिर आपको ऐसे ही सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहला बच्चों, जैसे हम लोग नॉर्मल वाले ब्लॉक्स में सबसे पहला स्टेप क्या किया करते थे, याद है किसी को? नॉर्मल जो कनेक्टेड होते थे, मतलब एक के बाद एक, बिल्कुल। तो यहां भी बच्चों आप नेट एक्सीलरेशन सबसे पहले निकाल देंगे। तो नेट एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स जितना लगाया आपने सिस्टम में डिवाइड बाय टोटल मास। बच्चों नेट फोर्स कितना लगाया इसमें सिस्टम में? 15 न्यूटन, है ना। और टोटल मास कितना है सिस्टम का? 5 kg। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन हो जाएगा, सही है। उसके बाद जब आपको टेंशन कैलकुलेट करना है, जैसे 3 और 2 के बीच में टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आप हमेशा जो लास्ट वाला ब्लॉक है उसकी एफबीडी ड्रॉ करिए, ठीक है। तो जैसे इस वाले 3 kg की, अच्छा 2 kg की ब्लॉक ड्रॉ करेंगे तो सर क्या नहीं आएगा? क्या आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन एक स्टेप ज्यादा होगी। अगर आप सीधे सीधे 3 किलो का एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन, मतलब बिल्कुल भी एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो जैसे 3 किलो की एफबीडी ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो मैं आपसे पूछूं कि 3 किलो के मोशन का कारण क्या है, कि जो 3 किलो का इधर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ रहा है वो किस वजह से आ रहा होगा बेटा? किसकी वजह से बेटा? टेंशन की वजह टेंशन की वजह से। क्या वो टेंशन लेफ्टवर्ड्स ही लग रहा होगा, है ना। अब देखिए ये एंड है थ्रेड का, ये भी थ्रेड का एंड है, तो जो टेंशन लगेगा वो जो थ्रेड के एंड्स होते हैं उसके ऑपोजिट लगता है। बोलिए सही है। तो 3 kg पे टेंशन लेफ्ट वर्ड्स है और 2 kg पे टेंशन राइट वर्ड्स है। हाँ, तो आप अगर निकालोगे टेंशन की वैल्यू तो टेंशन फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बच्चों टेंशन की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 9 न्यूटन। क्लियर है सबको? लिख लीजिए इसको, फिर एक सवाल करते हैं इसी पे। हाँ हाँ, ठीक है। आप कोशिश करोगे क्या एक बार, फिर मैं बता दूंगा। चलो अच्छा मिलके सॉल्व करते हैं। 2 kg पे बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? ठीक है, टेंशन किधर लग रहा है बेटा? टेंशन सही लग रहा है ना इधर? राइट वर्ड लग रहा है, लेफ्ट वर्ड लग रहा है बेटा? लेफ्ट वर्ड लग रहा है ना। और टेंशन कितना लग रहा है 2 किलो पे? टेंशन बेटा 2 किलो पे टेंशन किधर लग रहा है? राइट वर्ड लग रहा है ना, क्योंकि ये एंड पॉइंट ये है तो इस पे टेंशन इधर, 3 kg पे टेंशन इधर, सही है। तो 2 किलो पे टेंशन राइट की तरफ लग रहा है। अच्छा 2 kg का नेट एक्सीलरेशन किधर है बेटा? इस साइड है ना। आप इधर पूरी चीज इधर खींचते हुए जा रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 15 और टेंशन इसको अपोज कर रहा है, 50 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन बराबर जाएगा 15 माइनस 6, 9 न्यूटन। तो आप किसी भी ब्लॉक से निकाल लो टेंशन सेम ही आएगा। बच्चों लिख लिया है क्या? हो गया है? ठीक है, तो देखिए बच्चों एक सवाल लेता हूं जिसमें आपको 2 ही ब्लॉक कनेक्टेड है और आपको सेम डिस्कशन होगा, नेट एक्सीलरेशन निकालना है और जो ब्लॉक्स के बीच में टेंशन है वो निकालना है।
क्योंकि बच्चों आसान है, आई होप तुम लोग समझ रहे हो इस चीज को, तो इस पे प्रैक्टिस के लिए हम लोग ज्यादा नहीं, एक सवाल करेंगे बच्चों, ध्यान से करना, थोड़ा सबका सही आना चाहिए, ठीक है? तो बोलिए बेटा, पूछिए। सर अगर हम एफ नेट निकाल रहे हैं एफ नेट निकाल, हाँ टेंशन तो सेम ही रहेगा PG और राइट, सेम ही आ रहा है, देखिए 9 न्यूटन सेम ही आ रहा है। तो मतलब एक बार 2 kg का एफबीडी ड्रॉ करके टेंशन निकाल। सर मैं एफ नेट बाकी से 2 kg 2 kg पे अगर एफ नेट निकालेंगे, चलिए ये भी सवाल अच्छा है बच्चों, अगर एफ नेट हम लोग 2 kg पे निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? एफ नेट ऑन 2 kg क्या होगा आंसर? ये भी अच्छा सवाल है, एफ नेट ऑन 2 kg, सर मास 2 kg का लगेगा, मास 2 kg का लगेगा, एक्सेलरेशन मास इनटू मास इंटू एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो मास कितना है बेटा इसका? 2 किलो है, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 3। तो एफ नेट ऑन 2 kg बच्चों 6 न्यूटन आ जाएगा, सही है? सर ठीक, देखिए एक सवाल बच्चों, सबका सही आना चाहिए इस बार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए किसी का भी। मान लीजिए ऐसे 2 ब्लॉक है, ठीक है, और इनको कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने कुछ इस तरह से कि ये वाले ब्लॉक का मास मान लीजिए बच्चों 10 किलो है, इस वाले ब्लॉक का मास मान लीजिए 15 किलो है ना? पूरे सिस्टम को खींच रहे हैं टुवर्ड्स राइट विद फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है बच्चों? टेंशन बताना आपको स्ट्रिंग में, टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में? 40 न्यूटन। सर 40 40 न्यूटन आ रहा है सबको? यस सर कैसे सॉल्व किया बच्चों? सबसे पहला स्टेप क्या था आप लोग का? नेट एक्सेलरेशन, एब्सोल्युटली, जिस तरह से नॉर्मल वाले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करेंगे। नेट एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास 25 है बच्चों, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आप ये पिछले वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो 10 kg है बच्चों, इस पे केवल एक फोर्स लग रहा है, टेंशन, जो कि इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस टेंशन की वजह से बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, बच्चों 40 न्यूटन आ जाएगा आंसर। क्लियर है क्या सबको? किसी बच्चों को इसमें डाउट है क्या? कितने बच्चों का आंसर आ गया था? एक बार हाथ उठाओ बेटा, कितने बच्चों का आंसर आ गया था? हाथ उठा दो, वेरी गुड। चलिए अब बच्चों 2 किलो का मैं नहीं लेता हूं, तीन ब्लॉक, मतलब 2 ब्लॉक का नहीं लेते हैं, 3 ब्लॉक को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो एक सवाल मैं सॉल्व करूंगा 3 ब्लॉक वाला, अगले सवाल को आपको सॉल्व करना है 3 ब्लॉक वाला, ठीक है? मान लीजिए बच्चों एक ब्लॉक ये ऐसे रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, और एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। अब बच्चों देखो बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको नॉर्मल वाले सवालों से, है ना? इन दोनों को कनेक्ट करा हुआ है और इन दोनों को कनेक्ट करा हुआ है, ठीक है? मासेस ले लेते हैं बच्चों, 10 किलो, 15 किलो और 30 किलो, ठीक है? 25 और 30, 55, ठीक है? फोर्स बच्चों मान लीजिए हम लोग लगा लेते हैं इस पे, इस साइड में 110 न्यूटन, ठीक है? सवाल में पूछ लिया गया आप टेंशन बता दो, है ना? टेंशन बिटवीन द ब्लॉक्स, मान लेते बच्चों इसको T1 बोल देता हूं, इसको T2, तो T1 और T2 की वैल्यू पूछ ली गई है। जरा ध्यान से देखिएगा, हर बार की तरह बच्चों इस सवाल में भी सबसे पहले आपको ए नेट निकालना होगा। ए नेट होगा जितना आपने फोर्स लगाया है डिवाइड बाय टोटल मास, तो फोर्स बच्चों आपका 110 है और मास है आपका 10, 15, 25, 45 है, 55 है बेटा, 55 है ना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा, सही है? उसके बाद अगला हिस्सा देखिए बच्चों, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। अब बच्चों आपको टेंशन निकालना है, जैसे मान लीजिए मुझे T2 की वैल्यू निकालनी है, T2 निकालनी है तो आप किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे? 30 kg का बच्चों ड्रॉ करिएगा। क्यों सर 30 kg का क्यों ड्रॉ करेंगे, 15 का क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते? देखिए कर तो सकते हैं 15 का, लेकिन उसमें फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 30 kg को देखें तो केवल टेंशन T2 ही रेस्पॉन्सिबल है जो इसमें एक्सेलरेशन ला रहा है, तो आप 30 का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बच्चों केवल यही फोर्स लग रहा होगा T2, बोलिए सही है?
अब दूसरा बच्चों तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा, सर mg भी तो लग रहा है। हाँ लग रहा है बेटा mg। सर नॉर्मल भी तो लग रहा है बेटा नॉर्मल, लेकिन उसका यूज नहीं है कुछ, है ना। अगर हमसे पूछ दे कि 30 केजी में बताओ कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ग्राउंड, तो mg के बराबर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सवाल में कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उसको। चलिए, तो T2 की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो T2 ही वो फोर्स है जिसकी वजह से पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन आ रहा है 30 केजी के ब्लॉक पे। तो बच्चों T2 की वैल्यू बता दोगे क्या मुझे आप सारे? T2 पर बिल्कुल मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चों 60 न्यूटन आ जाएगा, सही है, ठीक है। अब मुझे T1 निकालना है, तो बच्चों T1 निकालने के लिए किसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए T1 निकालने के लिए? 10 केजी की, कुछ बच्चे कह रहे हैं 15 की ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। बच्चों मैं एक और तरीका बताता हूं जिससे आप एक लाइन में निकाल सकते हो। आप एक काम करो, अच्छा मुझे ये बताओ, जो 10 केजी का एक्सेलरेशन है बच्चों वही 30 केजी का भी है क्या? तो क्या बेटा 10 और सॉरी 15 और 30 दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या बच्चों इन दोनों को मिला के एक ब्लॉक माना जा सकता है 15 और 30 को? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, राइट। तो 15 और 30 बच्चों हो गया 45, बोलिए सही है। 15 और 30, और इन दोनों को बच्चों अगर मैं एक ब्लॉक मान लूं, ठीक है, इन दोनों को एक ब्लॉक मान लूं, तो इस पूरे ब्लॉक का जो लेफ्ट की तरफ मोशन है, इस पूरे ब्लॉक का, इस पूरी चीज का बच्चों जो लेफ्ट की तरफ मोशन है, उसको उस मोशन को लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इस पूरे बड़े वाले बक्से का लेफ्ट की तरफ मोशन लाने के लिए बच्चों क्या केवल T1 रिस्पॉन्सिबल है? मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को बच्चों? अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर T2 को क्यों नहीं काउंट किया? देखिए बेटा T2 अगर आप देखो तो अपने एंड के ऑपोजिट लगता है T2 कुछ इस तरह से लगेगा, है ना। तो बच्चों एक T2 लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है, क्या दोनों बच्चों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे इस पूरे ब्लॉक के लिए, है ना। तो T2 एक्चुअल में इंटरनल फोर्स बन जाएगा यहां पे, समझ में आ रही है बात? तो T1 ही एक ऐसा फोर्स है जो इस बड़े वाले बॉक्स को इधर खींच रहा है। तो 45 केजी पे T1 बैकवर्ड्स लग रहा है, तो बच्चों T1 बराबर क्या मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे। 90 न्यूटन। क्या बच्चों T1 की वैल्यू आ जाएगी 90 न्यूटन। यस सर। अगर आप कोई अलग से प्रैक्टिस करना चाहो तो बेटा आप 10 केजी की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके T1 की वैल्यू निकालिए, 90 न्यूटन ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप हाँ अगर आप इसको पूरा एक बॉक्स मान लेंगे ना तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस सर। सर हाँ 15 केजी रख के निकालते हाँ हाँ तो अभी 90 नहीं आते हैं। सर। सर तो हाँ। 2 प्लस रखना पड़ता है। अगर आप 15 केजी की ड्रॉ करते तो यस सर। देखिए 15 केजी का ड्रॉ करते आप तो देखिए जरा 15 केजी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो T1 लग रहा है लेफ्ट की तरफ, है ना, और T2 लग रहा है राइट की तरफ, और नेट एक्सेलरेशन है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा आपकी इक्वेशन देखिए कुछ ऐसे बनती, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है इसका मतलब T1 जीत रहा होगा, तो आप ऐसे लिखते हैं T1 जीत रहा है, T2 हार रहा है। T2 बैकवर्ड है तो हार रहा है ना बेटा, है ना, यस सर इक्वल्स टू ma। तो फिर आप बन जाते हैं 15 इंटू जो भी इसका एक्सेलरेशन है 2, ठीक है। हाँ फिर T2 की वैल्यू आप यहां रखते 60 बनता, 60 और 30 90 आ जाता। सर फोर्स में प्लस कर दे कोई। हम्म बच्चों नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा, फिर अगला सवाल देता हूं मैं। ठीक ठीक, देखिए बच्चों अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट, गड़बड़ नहीं करिएगा। यस सर। ओके सर हम्म बस लेवल करना है, इसमें डाउट है। बोलिए, मुझे सवाल याद है, आप बोलिए।
20 न्यूटन सर जैसे सर आपने 50 वाले जो ब्लॉक है उसको हाँ, सर जो 10 की वाले ब्लॉक है उसको किस वाले, बीच वाले ब्लॉक में या मतलब सबसे साइड वाले में? सबसे वाले सबसे साइड वाले हाँ 10 kg में बच्चों एक ही फोर्स तो लग रहा है, एक ही तो स्ट्रिंग है उसमें, तो एक ही टेंशन होगा ना। देखिए इसकी बात कर रहे हो ना आप, वो वाले इसकी बात कर रहे हो, हाँ तो इसमें एक ही स्ट्रिंग है ना, देखो ना एक ही स्ट्रिंग है तो पीछे की तरफ टेंशन लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि जो टेंशन होता है वो हमेशा एंड पॉइंट के अपोजिट होता है। तो जो 10 kg की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो टेंशन पीछे की तरफ होगा T1, और आगे आप 110 न्यूटन बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो वो 110 न्यूटन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो सर फिर सर T1 तो नहीं नहीं, तो उसमें हम लोग ना जब इन दोनों बक्से की बात करें, इन दोनों ब्लॉक की बात करें 15 और 30 की, अगर उसमें 10 भी इंक्लूड कर लो, मान लो आप ऐसा बॉक्स मान लो, ऐसा पूरा बॉक्स, अगर आप 10 भी इंक्लूड कर लेते हो, हाँ तो आप T1 भी कैंसिल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं सर अभी नहीं है देखो ये T2 क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि आपने इन दोनों को एक पूरा एक सिस्टम माना, बोलिए। सर तो इस पे बाहर की तरफ इस साइड पे T1 लग रहा है ना, ठीक है। सर अब ये जो T2 है वो तो इन दोनों इस पूरे सिस्टम के अंदर आ गया, तो T1 लेफ्ट और T1 राइट मिलके कैंसिल कर देंगे, बोलो ठीक है। सर अब अगर इसमें तुम देखो तो T1 राइट की तरफ लग रहा है, ठीक है, सॉरी T1 लेफ्ट की तरफ लग रहा है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ इधर, है ना, बट ये वाला T1 इंक्लूड नहीं हुआ है इस सिस्टम में। ये वाला T1 क्यों इंक्लूड हो गया, क्योंकि ये लग रहा है ना इस पे, समझ में आ रही बात? ये T1 10 kg पे लग रहा है, तो अगर मैं 10 kg को भी ले लूं तो फिर T1 भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं हो गया सॉल्व, समय मिल गया होगा काफी, ठीक। सबसे पहला स्टेप बच्चों करते हैं, ए नेट निकालते हैं। ए नेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या करें बताइए? नेट फोर्स डिवाइड बाय, तो बच्चों नेट फोर्स तो 120 है और टोटल मास कितना हो जाएगा, 25 5 30। क्या बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है? उसके बाद पूछा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, वो तो निकाल दिया। टेंशन T1 एंड T2, बच्चों T1 निकालना है, ये वाला बताओ किसकी एफबीडी ड्रॉ करनी चाहिए? M1 की। बच्चों ये तुम लोगों को फील अब आने लगा है क्या कि क्यों ड्रॉ कर रहे हैं उसकी? क्योंकि इस पे केवल T1 ही लग रहा है और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है, वही इसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ बच्चों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो T1 बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। 20 क्लियर है क्या बच्चों? कितने बच्चों का आंसर आ गया था, एक बार हाथ उठा दो जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आ जाओ T2 की बात करें, तो T2 के लिए तुम लोगों ने किन की एफबीडी ड्रॉ करी बच्चों? इन दोनों को बच्चों एक ब्लॉक मान लिया क्या, इन दोनों को? अगर आप इन दोनों को ब्लॉक मान लेंगे बच्चों तो देखो T1 दोनों के बीच में रह जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो T1 का रोल खत्म हो गया। तो ये देखिए एक बड़ा ब्लॉक मान लेते हैं जिसका मास M1 और M2 के सम के बराबर होगा, तो M1 M2 का सम 15 है, सही है ना बच्चों? और इस पूरे बक्से में, इस पूरे बड़े वाले ब्लॉक में इस साइड में T2 लग रहा होगा, मानते हो बच्चों? और यही T2 कारण है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, बोलिए सही है बच्चों? तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है बच्चों 15, एक्सेलरेशन है 4, 60 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो T2 की वैल्यू बच्चों 60 न्यूटन आ जाएगी। कितने बच्चों का आ गया था 60 न्यूटन, हाथ उठाओ जरा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के ब्लॉक, 2 ब्लॉक कनेक्टेड हो, 3 ब्लॉक कनेक्टेड हो, मैनेज कर लोगे क्या तुम लोग अब? पक्का? और लेना चाहिए क्या प्रैक्टिस, या हो जाएगा सवाल ये? चलिए है समय। अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। हाँ, जो लोग लिख लिए बच्चों अगली हेडिंग डाल लीजिए, टेंशन इन रॉड। टेंशन इन रॉड।
चलिए बच्चों टेंशन इन रॉड पढ़ते हैं। तो बच्चों आप देखो, आप इस सवाल में आपको एक रॉड गिवन है जिसका मास m है, लेंथ l है। तो देखिए क्लियरली मेंशन है सवाल में कि इसका मास m है और लेंथ l है। अगर सवाल में बोल दिया जाए कि स्ट्रिंग कनेक्टेड है, रॉड कनेक्टेड है, ना उसके मास का जिक्र हो, कुछ भी नहीं बताया जाए, तो आपको अपने मन से कुछ दिमाग नहीं लगाना, उसको आइडियल केस मान के सॉल्व कर देना है। अगर आपको चाहेंगे, वो आपको कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट करना चाहेंगे कि आपको मास वाली रॉड का आता है या नहीं, तो सवाल में क्लियरली बताया जाएगा आपको कि भाई मास m है, लेंथ l है। तो बच्चों इस सवाल का पर्पस देखिए क्या है कि एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, उस पर कुछ F फोर्स लगा के उसको खींचा जा रहा है, ठीक है, राइट के साइड। अभी आप मान लीजिए बच्चों ये एक ऐसे स्पेस में है जहां पे ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। या तो आप मान लीजिए कि ये रॉड ना ऐसे रखी है, टेबल पे ऐसे रखी हुई है, और हम इधर या इधर फोर्स लगा के ऐसे कुछ खींच रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचना है कि सर ग्रेविटी है तो नीचे क्यों नहीं गिर रही, क्योंकि वो ऐसे मान लीजिए टेबल में रखी है, या आप ऐसा मान लीजिए कि ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो बच्चों मास m लेंथ l की रॉड है और F4 से खींचा जा रहा है। सवाल में पूछा गया है आपसे कि हम एक पॉइंट अगर कंसीडर करें, ठीक है, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जो कि जिस एंड पे फोर्स लगा रहे हैं वहां से x दूरी पे है ये पॉइंट, ठीक है। तो बताइए इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो सवाल कुछ ऐसा बच्चों की मास की रॉड है जिसका लेंथ l है, उसके एक एंड पे F फोर्स लगा के उसको खींच रहे हैं। जिस एंड पे फोर्स लगा रहे हैं वहां से x दूरी पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। मान लीजिए बच्चों मैं इस पॉइंट को P बोल देता हूं। इस पॉइंट P पे आपसे टेंशन की वैल्यू पूछी गई है। क्या सारे बच्चों को सवाल क्लियर हो गया है? बोल दो बेटा एक बार। पक्का ना? सवाल क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, टेंशन निकालना है हमें पॉइंट P पे, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पूरी रॉड है ना, इसका आप एक्सेलरेशन बता दो, तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इस पूरी रॉड का, इस पूरी रॉड का एक्सेलरेशन कितनी? पूरी रॉड का F/m। सही है बच्चों। तो नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास यही करते हैं, तो पूरी रॉड का एक्चुअल में बच्चों जो एक्सेलरेशन है वो F/m आ जाएगा। डाउट तो नहीं ना बच्चों इसमें? जितना फोर्स लगा डिवाइड बाय जितना मास है। बोलिए सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक। एक m मास की रॉड है, उसका लेंथ l है, उसमें F फोर्स लगा के उसको खींच रहे हैं। जिस एंड पे फोर्स लगाया गया उससे x दूरी पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे आपको टेंशन बताना है रॉड में, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं अगर इस रॉड का आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो रॉड का एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। जितना फोर्स लगा रहे हैं डिवाइड बाय जितना मास होगा उतना एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? यहां तक बोलो। ठीक है। अब बच्चों जहां पे टेंशन पूछा गया है ना, वहां से हम रॉड के दो हिस्से कर देंगे, ठीक है। एक ये हिस्सा, यानी जहां से टेंशन पूछा गया उसके लेफ्ट वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा राइट वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा बचा बच्चों, इसकी लेंथ हो जाएगी L माइनस x, और जो सामने वाला हिस्सा है बच्चों उसकी लेंथ हो जाएगी x, ठीक है। अब मुझे बच्चों टेंशन पॉइंट P पे पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज मुझे बताना, जरा सोच के बताना, ये सेक्शन है पॉइंट P के लेफ्ट वाला जो सेगमेंट है, यानी ये वाला सेगमेंट, ये एक्सेलरेट हो रहा होगा या एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा बच्चों? ये पूरी रॉड है, मैं इसके लेफ्ट वाले सेक्शन के बारे में पूछ रहा हूं। पूरी रॉड एक्सेलरेट हो रही, तो क्या ये वाला सेक्शन भी एक्सेलरेट हो रहा होगा बेटा या नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा। किस डायरेक्शन में हो रहा होगा बेटा ये एक्सेलरेट? लेफ्ट या राइट? राइट साइड, बिल्कुल, बहुत सही। और बच्चा क्या इसका भी एक्सेलरेशन F/m ही होगा? मानते हो? है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि आधे से रॉड का अलग एक्सेलरेशन, इसका अलग, सेम एक्सेलरेशन होगा F/m, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है इस वाले हिस्से में, उस एक्सेलरेशन आने का कारण क्या होगा? आपको क्या लगता है कि इसमें एक्सेलरेशन क्यों आ रहा होगा? कोई ना कोई चीज तो होगी जो एक्सेलरेशन ला रही होगी, वो क्या होगा? टेंशन, बिल्कुल सही बात है। इस जो अब देखो जो फोर्स लग रहा है वो तो इस वाले रॉड में, इस वाले हिस्से में लग रहा है ना बेटा फोर्स, ऐसा बोलिए, सही है? तो इस वाले रॉड पे फोर्स लग रहा है,
इस वाले हिस्से पे तो ये वाला एफ नहीं लग रहा है, फिर भी एक्सेलरेट हो रही है। इसका मतलब बेटा क्या इस पे टेंशन लग रहा होगा आगे की तरफ, मानते हो? यस सर, यस सर। यही टेंशन कारण है इस रॉड के आगे जाने का, बोलिए सही है? तो मुझे बता दो बच्चों, थोड़ा सोच के बताना, ये जो पहला वाला हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस वाले पे टेंशन आगे की तरफ, तो बच्चों इस पे टेंशन लगेगा या नहीं लगेगा इस वाले पे टेंशन, और लगेगा तो किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। वैसे ये क्यों बोल पा रहे हैं आपकी पीछे की तरफ टेंशन होगा, किस लॉ से बोल पा रहे हैं ये? एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यस और नो बच्चों? हाँ, तो सुनिएगा जरा ध्यान से, जब ये पूरी वायर या पूरी रॉड आगे की तरफ जा रही है तो आपने ये चीज समझ ली कि ये भी आगे की तरफ जाएगी। उसका कारण ये था बच्चों कि जब आप पूरी रॉड को खींच रहे हो ना, तो ये वाला जो हिस्सा है वो पीछे वाले हिस्से पे टेंशन फोर्स लगा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा ये बचे हुए हिस्से पे टेंशन फोर्स लगा के उसको आगे की तरफ ले जा रहा है, यस और नो? अगर ये टेंशन नहीं लगाता बच्चों तो क्या ये आगे जा पाता? क्या नहीं, यही उसको खींच रहा है ना, ये दोनों अटैच्ड हैं। अब इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये वाला अटैच्ड है ना, तो ये भी उसको आगे की तरफ खींच रहा है। बोलो क्लियर है? तो ये जो एक्स लेंथ वाली रॉड है ये पीछे वाली रॉड पे टेंशन लगा के इसको आगे की तरफ खींच रही है। तो अगर ये वाली रॉड इस पे टेंशन लगाएगी तो उसका रिएक्शन ये वाली रॉड इस पे भी तो लगाएगी बच्चों, सही है? और वो टेंशन पीछे की तरफ आएगा। बोलिए क्लियर है? तो बच्चों अगर मुझे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, जरा ध्यान से देखिएगा, टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, जरा ध्यान सुनिएगा। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों हमारे पास F बाई कैपिटल M है, बोलिए है ना? और मास, तो बच्चों मास किसका रखना चाहिए कि हमारे पास आंसर आ जाए? मास किसका रखें हम लोग? पूरी रॉड का रख दे या ये जो सेगमेंट है इसका? सेगमेंट का मास रखना चाहिए, बोलिए यस और नो? ठीक है, तो बच्चों इसका जो सेगमेंट का मास मैं निकाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिए मास, ओके, मास ऑफ सेगमेंट देख लीजिए बच्चों, टोटल मास m है और लेंथ l है, तो बच्चों मास पर यूनिट लेंथ के बच्चों m बाई l लिख देंगे, बोलिए ठीक है? और ये जो वायर है इसका लेंथ कितना है? l माइनस एक्स, तो क्या बच्चों इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलिए सही है? अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हो गए, देखिए ध्यान से। आप मान लो बच्चों कि जैसे किसका एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई कोई मिठाई है, मान लीजिए, चलिए कोई मिठाई है, इसका प्राइस है बच्चों 100 रुपए, ठीक है, इसका प्राइस है 100 रुपए और मान लीजिए 10 केजी इसका वेट है, 10 केजी ऐसे मिठाई है, उसका वेट है 100 रुपए। अब मैं आपसे बोलूं बच्चों कि हमें पूरा मिठाई नहीं, हम इतना ही लेते हैं, 4 केजी इसका हिस्सा लेते हैं, तो बताओ कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 40 रुपए। कैसे निकाला होगा आप लोगों ने बच्चों? क्या किया होगा कि 100 रुपए 10 केजी का, तो 1 केजी का प्राइस निकाल लिया होगा 100 बाई 10, तो 10 रुपीज पर केजी आया। 40 केजी, सॉरी 4 केजी ले जा रहे हैं तो 4 इंटू 10 कर लिया होगा, सही है? तो पूरी रॉड का मास डिवाइड बाय लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? मास पर यूनिट लेंथ आ गया, है ना? जैसे आपने मिठाई का पर यूनिट केजी का प्राइस निकाल लिया और फिर जितनी मिठाई ले रहे थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास पर यूनिट लेंथ ले लिया और जितनी लेंथ का निकाल रहे थे फिर उससे मल्टीप्लाई कर लिया, बोलिए सही है? तो मास ऑफ सेगमेंट आ जाएगा m बाई एल, बिल्कुल बेटा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, बोलिए क्लियर है? यहां से टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कहां से डिस्कनेक्ट हो गए थे आप? अच्छा थोड़ी देर क्या बोलूं अब, अच्छा अच्छा, ये बच्चों समझ में आया क्या? टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एफ अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, क्लियर हुआ बच्चों? ये तुम लोग बैठे बैठे डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या तुम लोग भाई? आया है
जवाब ही नहीं देते हैं भगवान। हाँ नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा आया है। ये क्लियर है ये? चलिए लिखिए। हाँ पूछिए, क्या नहीं आया पूछिए। पूरी स्लाइड मिस हो गई? अच्छा, आप वो डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या आप? ठीक है, बातें नहीं करिए, लिखिए सारे लोग फटाफट। सोनीपत पाठशाला कैसे डिस्कनेक्ट हो गए थे बच्चों आप? क्या हुआ? मतलब और वहां से जहां पे 3 ब्लॉक के बीच में मैं टेंशन निकलवा रहा था, वहां से अलग हो गए थे? चलिए, अब चाह के भी मैं बता नहीं सकता क्योंकि समय ही नहीं है। लगभग मेरे हिसाब से आधे घंटे का आप मिस किए हैं शायद। हाँ 20 मिनट लगभग। लास्ट के 20 मिनट का बेटा आप देख लीजिएगा लेक्चर फिर से। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगा। सारे लोग लिख लें, आप भी लिख लो, मैं समझा दूंगा। बोलिए। एक बार ये बता दीजिए ठीक है, मैं पूरा ही समझा दूंगा, आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है, पूरी चीज। लिख लिया क्या बच्चों सबने? ठीक, देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं बच्चों, पूरी चीज ध्यान सुनिएगा। सवाल स्टेटमेंट ये है कि एक m मास लेंथ l की रॉड है, उस पे F फोर्स लगाया जा रहा है। जिस एंड पे फोर्स लगाया जा रहा है उससे x दूरी पे पॉइंट P है, कोई P पॉइंट पे टेंशन पूछा गया सवाल में, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, आप ऐसा जब भी इस टाइप के सवाल आए ना कि रॉड के किसी पॉइंट P पे टेंशन पूछ लिया है, तो जहां पे टेंशन पूछे वहां से रॉड के 2 हिस्से कर दीजिए, ठीक है। एक रॉड मतलब जहां पे पूछा गया, जिस पॉइंट पे पूछा गया उसके पीछे वाला हिस्सा, और दूसरा जिस पॉइंट पे पूछा गया उसके आगे वाला हिस्सा, और दोनों को बच्चों एक थ्रेड से कनेक्ट कर दीजिए। और आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, मतलब टेंशन इस थ्रेड में निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल इक्विवेलेंट है ना। और इधर आप मान लीजिए F फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे बच्चों ध्यान करो आप लोग, 2 ब्लॉक, एक्चुअल में ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ना ये कोई चीज नहीं है। जैसे ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम थी, तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते थे कि नेट एक्सेलरेशन निकालते थे। तो बच्चों यहां पे भी आपको क्या करना है? नेट एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? जितना फोर्स लगाया डिवाइड बाय टोटल मास, जितना फोर्स लगाया डिवाइड बाय टोटल मास। देखिए नेट एक्सेलरेशन आ गया। फिर दूसरा स्टेप क्या करते थे? जो लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक था, जो लास्ट वाला ब्लॉक था, उसके एफबीडी बनाते थे। तो बेटा देखिए, जो लास्ट वाला ब्लॉक है यानी ये वाला सेगमेंट है ना, ये तो एक्स लेंथ हो गई, तो जो सेगमेंट जिस पे हमें टेंशन निकालना उसका लेंथ एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसकी एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो बेटा इसकी अगर आप एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो इसको आगे ले जाने वाला केवल टेंशन फोर्स ही है ना, टेंशन फोर्स ही है, और उसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम है। तो टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बच्चों एफ बाई एम है। सर मास कैसे निकाला है? तो देखिए उसका मैंने एग्जांपल दिया बच्चों कि मान लीजिए कि एक कोई चीज है ना, मैं थोड़ा सा और दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए बच्चों कोई रॉड है, उसका लेंथ 10 मीटर है, ठीक है ना, ये रॉड 10 मीटर है, और इस रॉड के 10 मीटर लेंथ का जो वैल्यू है मान लीजिए वो 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे ना पूरे 10 मीटर रॉड नहीं चाहिए, मुझे इस रॉड का 4 मीटर हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो इसका कॉस्ट बता दो। तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, देखिए पूरा 10 मीटर का 1000 रुपए, यानी 1 मीटर का 100 रुपए होगा। मानते हो बच्चों ये बात? तो 1000 रुपए पूरी रॉड का है, तो 10 मीटर का 1000 रुपए, तो 1 मीटर का 100 रुपए होगा। कैसे पता चला? 1000 डिवाइडेड बाई 100। बोलो यही तो किया होगा बच्चों ना, 1000 डिवाइडेड बाई 100 किया होगा, तो आपको 1 मीटर का कॉस्ट आ गया होगा, है ना। फिर आपको निकालना कितने? 4 मीटर रॉड की लेंथ का, तो इंटू 4 कर दिया होगा।
वही यहां पे भी किया है, देखो पूरी हाँ 1000 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 10 मीटर लेंथ है ना, 1000 डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो 1 मीटर का कॉस्ट आ गया, और 4 मीटर चाहिए तो इंटू 4 कर देंगे। वही चीज यहां पे करिए, टोटल जो वायर है उसका मास m है, लेंथ l है, तो 1 मीटर वायर का मास कितना होगा, m बाई एल, तो l माइनस एक्स का मास कितना होगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, तो इस सेगमेंट का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, यहां से m कैंसिल हो जाएगा, f इंटू एल माइनस एक्स बाई एल, ये आपका टेंशन हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर आप यहां पे टेंशन निकालोगे इस वाले पॉइंट पे, तो यहां पे तो टेंशन F है, ठीक है, यहां पे जैसे आप अगर x बराबर, क्योंकि यहां चेंज हो रहा है ना लगातार टेंशन, अगर आपको इस पॉइंट पे टेंशन चाहिए तो ये x बराबर 0 है बेटा, अगर आप यहां पे x बराबर 0 पुट करेंगे तो देखो, अगर x बराबर 0 पुट कर दोगे बच्चों यहां पे, तो ये बन जाएगा F बाई एल, तो क्या बेटा F बन जाएगा ये, तो x बराबर 0 पे टेंशन F है, बोलो सही है, और x बराबर L पे देखो बच्चों टेंशन, x बराबर L पे, अगर ध्यान से देखो x बराबर L पे बच्चों, अगर x बराबर L पुट कर दोगे तो L माइनस L क्या 0 हो जाएगा, तो क्या टेंशन 0 हो जाएगी बच्चों, और देखो इसका लॉजिक भी है, इस पॉइंट के पीछे कोई रॉड नहीं है, इस पॉइंट के पीछे कोई रॉड है क्या बच्चों, बोलो नहीं है, यानी इस पॉइंट के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी चीज को खींचने की, बोलो है क्या, कुछ है ही नहीं इसके पीछे, तो खींचेगा क्यों, तो इसीलिए यहां पे कोई टेंशन ही नहीं है। इस वाले पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन है, क्यों, क्योंकि इसे पूरी रॉड को खींचना है, तो क्या बच्चे यहां से यहां तक जाओगे तो टेंशन घटेगा कि बढ़ेगा, यहां से इधर जाओगे तो घटेगा ना, जैसे आप मान लो घर में 2 भाई है, बड़ा भाई है छोटा भाई है, तो बड़े भाई पे टेंशन ज्यादा रहती है छोटे भाई पे, हाँ ना, उसको भी लेके चलना है, और छोटा वाला स्टाइल में रहने का, हाँ? उसको कुछ नहीं है, वो मस्त है, वही वाला केस है, याद रहेगा बच्चों ये, ठीक है, इस पे सवाल करेंगे हम लोग, आज समय नहीं है, अगली क्लास में मिलेंगे तो इस पे सवाल करेंगे। चलिए धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू, बाय बच्चे, बाय।